हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। जी हाँ, चलती रहेगी जिंदगी में रोजाना आपसे हमारी बात होती है। आपके लिए कई सवालों के जवाब हम लेकर आते हैं, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना के साए में हमारी जिंदगी चल रही है, लिहाजा हमें किन किन बातों का अभी तक ध्यान रखना है और ताकि हम भी महफूज रहें और हमारे आसपास के लोग भी हिफाजत में रहे। इसलिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है तो हमारे डॉक्टर साहिबान से जुड़कर आप कर सकते हैं। वैक्सीन की हेजिटेंसी बहुत हद तक कम हुई है, जो कि 27 की बात है, लेकिन क्या ये वक्त, जिस वक्त अभी हम मौजूद है, जिस वक्त पर क्या जो टारगेट अचीव करना चाहिए था वैक्सीनेशन को लेकर, वो हम अचीव कर चुके हैं या नहीं? और मौजूदा वक्त में हमने देखा कि अभी लोगों में कोरोना के खौफ को लेकर कहीं ना कहीं तसाहुली देखी जा रही है। तो क्या ये बड़ा सवाल नहीं, या फिर ये इम्कान नहीं कि थर्ड वेव की वजूहात यही सब बन सकती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे अपने डॉक्टर साहिबान से। साथ ही किसी शख्सियत से हम आपको चलती रहेगी जिंदगी में रूबरू करवाते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम माशरे के लिए, सोसाइटी को अपहोल्ड करने के लिए किया हो। आज हम एक ऐसी एनजीओ के एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे, और एक एनजीओ ऐसी है जो कैदी और उनके अहले खाने का सहारा बन रही है, जो ज़ेरे समात यानी अंडर ट्रायल कैदी होते हैं। शायद आपने इससे पहले सुना होगा, लेकिन ऐसे वाकयात और ऐसे एनजीओ बहुत कम सुनने को मिलते हैं जो अंडर ट्रायल कैदियों के लिए एक सहारा बनते हैं, उनके अहले खाना के लिए सहारा बनते हैं। तो ऐसी एक एनजीओ को हमने आज मदऊ किया है, ताकि हम उनसे जान सकें कि कैदियों के रिहाई से लेकर उनकी बाज़ाबादकारी तक वो किस तरह से कोशा रहते हैं। क्योंकि ये जो एनजीओ है जिससे हम आपको आज रूबरू कराने जा रहे हैं, वो ना सिर्फ कैदियों को लीगल एड फराहम करती है, बल्कि जब उनकी रिहाई होती है, उन्हें बेल मिलती है, तो उनकी बाज़ाबादकारी को लेकर भी काम करती है। तो इस एनजीओ के इसके अलावा क्या कुछ मकासद हैं और कब से ये एनजीओ इस ज़िम्न में काम कर रही है, सब हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, और इस एनजीओ से अगर आपको मदद लेनी हो तो आप उन तक पहुँच सकते हैं, और उनसे अगर आज आप बात करनी है तो उनसे सवाल भी कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और गेस्टों से तारुफ करा दे। गेस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर एम.एस. कंवर साहब, जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, चलती रहेगी जिंदगी में वक्त देने के लिए। साथ ही साथ एक और ख़ास मेहमान जो कि एनजीओ के एक मेंबर हैं, जिनका नाम है आबिद अहमद कुंदलम, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं ग्लोबल केयर ऑफ फाउंडेशन के। वो आपसे कुछ देर बाद जुड़ेंगे हमारे दरमियान, और आप उन्हें टीवी स्क्रीन के सेकंड विंडो में देख पाएंगे। प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के साए में हमारी ज़िंदगी चल रही है, तो हमें ख़ास ख्याल तो रखना ही है। लेकिन आवाम, डॉक्टर साहब, इस वक्त आवाम उतनी तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात से घिरी हुई नहीं है जैसे पहले थी। तो क्या ये माना जाए कि इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं, वैक्सीन का होना लोगों की तसाहुली का एक जरिया है या फिर वजह है, ये मान सकते हैं? या फिर लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन जब आ ही गई, हमने लगवा ही ली, तो अब कोरोना से डरना क्या? वैक्सीन से बहुत फर्क पड़ा है जिन जिन मुल्कों में वैक्सीन लगी है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ जी, यूके एग्जांपल देना चाहता हूँ। लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी में जब वहां पे वेव बड़ी जबरदस्त आई थी, तो तकरीबन 60,000 केसेस हर रोज नए केसेस आते थे, और काफी ज्यादा डर भी था उस वक्त वहां पे। और तकरीबन 13 से 15,000 एवरेज डेली डेथ्स होती थी। 13 से 1500 डेली डेथ्स होती थी। इस बार जब डेल्टा वेरिएंट ने वहां हिट किया है, तो नंबर अभी भी 37-38 हजार के करीब चल रहा है, 40,000 भी चल रहा है डेली इस वेव में। लेकिन डेथ जो है 100 से कम है। उसका कारण यही, हालांकि डेल्टा जो ओरिजिनल वुहान वेरिएंट से ज्यादा ट्रांसमिसिबल भी है और ज्यादा विरुलेंट भी है, उसके बावजूद अगर डेथ रेट 10-15 टाइम्स गुना कम हो गई, तो उसका कारण क्या है? 15 टाइम शायद कम हो गई। उसका कारण ये है, वहां पे वैक्सीन काफी लग चुकी है, और डबल वैक्सीन काफी ज्यादा लग चुकी है। सिंगल वैक्सीन मोस्टली जहां पे लगनी चाहिए लग चुकी है। हेजिटेंसी यूके में भी थी, लेकिन बहुत कम थी। इंडिया में हेजिटेंसी ज्यादा, यूएसए में हेजिटेंसी बहुत है। यूएसए में अभी भी है, और प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, बल्कि यूके में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी रिसेंटली कल भी प्रोटेस्ट हो रहा था। सो द पॉइंट इज,
वैक्सीन की वजह से हमारी मोर्टेलिटी कम हो रही है, लोग का हॉस्पिटलाइजेशन होना कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोरोना आए भी एक फ्लू की तरह बीमारी करके चला जाए तो इसमें तो कोई नुकसान नहीं है। आई मीन जस्ट कुछ दिन के लिए आपको थोड़ा दवाइयों से सब्र करना पड़ेगा और जरा बाकियों से परहेज करना पड़ेगा 2 हफ्ते के लिए तकरीबन, जब तक आप नेगेटिव नहीं हो जाते। लेकिन अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है या आईसीयू में जाना पड़ जाता है तो कितना खतरा सारी फैमिली पे। और तो क्या ये माना जाए डॉक्टर कंवर साहब की जो अभी गैर जिम्मेदारी लोगों में दिख रही है, दरअसल ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि कोरोना के दरमियान हमने ये देखा था कि बहुत सारे लोग सोच कर स्ट्रेस लेकर रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ मामला या फिर वैसे मसाइल उनको दरपेश होते थे। आप चूंकि रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? बहुत ज्यादा डर था और उसकी वजह से उन दिनों वैसे भी लॉकडाउन की वजह से सख्ती भी बहुत थी, सब कुछ ही बंद था, ऑफिस बंद थे, लेकिन लोग तंग आ गए थे इवेंचुअली और वो बाहर निकलना चाहते थे। और यहां तक कि जब ये सोचना शुरू करते था इंसान कि 1.3% मोर्टेलिटी के चांस ही है ना 100 में से जी, तो 100 में से 5-7% चांस ही है ना कि हम हॉस्पिटलाइज होंगे या थोड़ा ज्यादा सिक हो जाएंगे, तो उसके 3-4% चांस ही है ना ज्यादा सिक हो जाएंगे, 5% समझ लीजिए। ये सोच के लोग इतने तंग आ चुके थे जी, और उनके प्रोफेशन पे असर पड़ रहा था, बिजनेसेस पे असर पड़ रहा था, दे जस्ट वांटेड टू गो आउट एंड डू समथिंग, टेक द चांस। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर तीसरी वेव का कुछ अर्ली साइंस शुरू हो गए, अगर नंबर्स एकदम से बढ़ना शुरू हो गए, तो फौरन लॉकडाउन दोबारा लगने चाहिए और लोगों को जो जितनी फ्रीडम इस वक्त ले रखी है, आप कहीं भी चले जाओ। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ लेक्चर्स के कनेक्शन में, तो मैं देखता हूँ कि कई स्टेट्स में तो मास्क के गले में भी नहीं किसी ने पहना हुआ। बिल्कुल। सो पे तो छोड़िए। सो ये चीजें सवाल उठता है कि क्या ये गैर जिम्मेदारी और जो तसाहुली है लोगों के अंदर, तो क्या ये दावत दे रही है थर्ड वेव को? इस पर हम आपकी राय जानने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे दरमियान एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आबिद अहमद साहब, जिनका कुछ देर पहले अपने नाज़रीन से हमने तारुफ कराया था और इस एनजीओ के हवाले से मुख्तसर तारुफ मैंने पेश कर दिया था। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैनेजिंग ट्रस्टी हैं आप ग्लोबल केयर फाउंडेशन के। वक्त देने के लिए चलती रहेगी जिंदगी में आपका शुक्रिया। सबसे पहले हमने शुरुआती तो तबसरा नाजरीन से कर दिया है आपकी एनजीओ के हवाले से कि आपकी एनजीओ किस ज़िम्न में काम करती है। ज़ेर समात कैदियों और उनके अहले खाना के लिए एक सहारा बनकर आपकी एनजीओ सामने आई है। मेरा सवाल ये है कि आप एनजीओ के बारे में अपना बताएं कि आप किस तरह से काम करते हैं, कब से आपकी एनजीओ इस ज़िम्न में काम कर रही है, कैदियों और उनके घर वालों की मदद कर रही है और कैसे मदद कर रही है? क्या जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें भी आप लोग लीगल एड फराहम करते हैं, या फिर जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उन्हें लीगल एड फराहम करते हैं? क्या है इस एनजीओ का मकसद और क्या है इस एनजीओ की कारकर्दगी? जी, ग्लोबल केयर फाउंडेशन का मेन थीम, जो मेन मकसद है, वो ये है क्राइम प्रिवेंशन का। हम क्राइम प्रिवेंशन के ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उसके अंदर जो मेन प्रोजेक्ट है वो ये है कि प्रिजनर्स रिलीज का प्रोजेक्ट है। ऐसे प्रिजनर्स जो पेटी क्राइम्स की वजह से अंदर है, छोटे मोटे क्राइम्स में, और कोर्ट की तरफ से कैश बेल ग्रांट होने के बावजूद वो लोग भर नहीं सकते। रीजन उनकी गरीबी है, मुफलिसी है, जिसकी वजह से वो लोग पैसा नहीं भर रहे हैं। तो हम उनको प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद में उनको कैश बेल देकर उनको बाहर रिलीज करवाना और आफ्टर रिलीज उनको रिहेबिलिटेशन का काम करना, इस पर हम पूरी तरीके से फोकसली काम कर रहे हैं। जी, कब से आपकी एनजीओ इस काम को अंजाम दे रही है? जी, पिछले 4 सालों से हम इसके ऊपर मुसलसल काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के 199 कैदी रिलीज हो चुके हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। यानी सारे लोगों के लिए फैसिलिटी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी खास एक मजहब लोगों के लिए हम कर रहे हैं, सारे लोगों के लिए ओपन है। इसमें कोई कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई एज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सभी के लिए आमतौर पर। सिर्फ हमारा क्राइटेरिया है कि नॉन हैबिचुअल होना चाहिए, हैबिचुअल ना हो, उसके पुराने रिकॉर्ड्स ना हो।
जी, यानी फर्स्ट टाइमर केसेस हों, ऐसे लोगों की आप मदद करते हैं। उनके अहले खाना का क्या कहना होता है, आप उन तक कैसे पहुंचते हैं? क्या इस तरह के केसेस से जुड़े हुए लोग आपके एनजीओ तक पहुंचते हैं या फिर आप ही उन्हें ढूंढते सोसाइटी में कि उनकी आप मदद कर सकें, फिर उसके बाद वेरीफाई करते हैं? जी, हमारे लॉयर्स जो है वहाँ पर जेल विजिट करते हैं। हमारे पास जेल के परमिशन होते हैं आईजी प्रिजन की तरफ से। लॉयर्स वहाँ पर जाके प्रिजनर से डायरेक्ट काउंसलिंग करते हैं और उनसे डायरेक्टली जेल के अंदर राब्ता करके उनसे काउंसलिंग करना। उसके बाद में प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए हम उनके घरों में विजिट करते हैं, उनके अहले खाना से बातचीत करते हैं कि उनके क्या हालात हैं, क्यों वो जेल में गए और अभी तक उन्होंने रिलीज नहीं करवाया। तो ये 2 से 3 तो ये तमाम जानकारी क्या आप जेल से लेते हैं कि कौन फर्स्ट टाइमर कैदी है? जी उसके बाद आप उन तक पहुंचते हैं? जी बिल्कुल, जेल अथॉरिटीज का काफी रोल होता है इसके अंदर। वो हमें हेल्प करते हैं प्रिजनर्स तक एक्सेस के लिए और उनसे हम लोग डायरेक्टली राब्ता करके उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद उनके होम वेरिफिकेशन होते हैं। जी, उसके बाद मैं आपसे सवाल ये पूछूंगी, जब आप होम वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उनके घर वालों का, उनके अहले खानदान का रिएक्शन क्या रहता है, वो क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब का रुख एक बार फिर से कर लेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि कुछ देर पहले मैं आपसे सवाल कर रही थी कि लोग जैसा डर नहीं रहे हैं, और अभी एक और सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, मैंने सोचा था आपसे मैं दरियाफ्त करूंगी। कोविशील्ड के हवाले से पहले से ही कई तरह की खबरें मंजरेआम पर थी। अभी ये कहा जा रहा है कि कोविशील्ड में कई तरह के साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं, तो क्या इस को टेक फॉर ग्रांटेड लेने की जरूरत है, डरने की जरूरत है इससे? नहीं, ये चीज को ज्यादा ओवर प्ले किया जाता है कई बार। तो कोई ना कोई रीजन, जिन्होंने नहीं अपोज करना है उनको रीजन भी मिल जाते हैं अपोज करने के। लेकिन हर एक वैक्सीन, चाहे वो फाइजर है, मॉडर्ना है जो यूएसए में या यूरोप में यूज की गई हैं, या कोविशील्ड है, एस्ट्राजेनेका है यूके में, या अब फाइजर और मॉडर्ना यहाँ भी आ रही है, या स्पुतनिक है, या कोवैक्सीन है, सबके साइड इफेक्ट्स होते हैं लेकिन बहुत रेयरिटी में होते हैं। बहुत कम लोगों में सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट होते हैं। तो उसको उस थोड़े से नंबर को देखते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्लैंकेटली हमें नहीं वैक्सीन लगवानी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसे तो फिर आपको कुछ इंजेक्शन लगवाना चाहिए, दवा नहीं खानी चाहिए। तो इसको ज्यादा आप तवज्जो देने की जरूरत नहीं है इस बात को, क्योंकि ये बातें बार बार होती रही हैं। और अभी जो फिलहाल ये खबर मंजरे आम पर आई, तो मैं सोचा पूछना जरूरी है कि अभी इस हवाले से कुछ सोचने की जरूरत है या किसी हद तक तहफ़्फ़ुज़ात करने की जरूरत है या नहीं। रुख कर लेते हैं अहमद साहब का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्लोबल केयर फाउंडेशन जब उन लोगों के घर पर पहुंचता है जो कैदी हैं, अंडर ट्रायल कैदी हैं, ऐसे में उन लोगों को तो कोई इन्फॉर्मेशन होता नहीं होता, क्योंकि वो उनके घर वाले तो कैदी होते हैं, और आप उनके पास जब पहुंचते हैं तो किस तरह का रिएक्शन वो देते हैं आपको, और ऐसे वक्त में इस एनजीओ की तरफ से इस काम को वो किस तरह से सराहते हैं, आपकी जुबानी हम जानना चाहेंगे। जी, इसमें 2 तरीके का रिएक्शन है। घर में जब पहुंचते हैं तो अगर कोई ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके पास में कोई ऐसे रास्ते नहीं है या तो रिसोर्सेस नहीं जिनकी वजह से वो लोग बाहर निकल सके। देखिए, जिनके पास कुछ भी अगर पैसा है या तो पैसे वाले हैं, वो अपना बेल करवा लेते हैं और बाहर हो जाते हैं। तो हमारा जो पूरा टारगेट है खास गरीब लोगों का है, जो अपने बेल नहीं करवा सकते, अपने लिए लॉयर अपॉइंट नहीं कर सकते, और सेम टाइम में कोर्ट के प्रोसीडिंग में वो लोग नॉलेज नहीं होता उनको, तो वो डिप्रेस होते हैं उनके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ब्रेड विनर्स जो है वो अंदर है, कमाने वाला कोई नहीं है, तो बहुत मुश्किल होती है उन लोगों के लिए अपनी जिंदगी बसर करने के लिए। और जब हम उनके तरफ अपना मदद का हाथ बढ़ाते हैं तो वो काफी उनका शॉकिंग रहता है कि आपको, मतलब आप कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं, बाकी लोगों ने तो हमारा साथ छोड़ दिया है, बाकी घर वालों ने मदद नहीं कर रही, या फिर बाहर के और लोग उनके पास में शक की नजर से देखते हैं कि भाई उनका बंदा या तो उनकी बंदी घर में से जेल में है, तो लोग उनकी मदद करने में खास इंटरेस्ट नहीं रखते। लेकिन एक एनजीओ जब आगे उनकी तरफ बढ़ती है तो उनके लिए काफी अच्छा, मतलब एक नई उम्मीद जागती है, और रिलीज होने के बाद तो हमें जो तसल्ली होती है वो एक अलग है, वो भी काफी वो जुबान से, वो अल्फाजों के जरिए, अल्फाज से आप बयान नहीं कर सकते। आपने कहा कि 199 केसेस आपने डील किए हैं इस ताल्लुक से, तो इसमें जो 199 केसेस हैं, क्या इन केसेस में पहले से कुछ कार्रवाई चल रही थी या फिर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसे और कसम पुर्सी की वजह से इन्होंने इस मामले को टच ही नहीं किया?
कि जब उन्हें बेल मिले? नहीं, मेजोरिटी ऐसे ही है जिनका कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग में तो हो जाता है कि कैश बेल, अब कैश भरें और अब बाहर निकले बेल पर, लेकिन कैश ना होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से, रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो लोग बाहर नहीं निकल पाए काफी दिनों तक। इसमें मेजोरिटी लोग ऐसे ही हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका कुछ भी प्रोसीडिंग नहीं हुआ था। हमने उनको सीरियस से एप्लीकेशन कोर्ट में किया कैश बिल के लिए और उसको कैश भरने के बाद में बाहर निकाला, और बाहर निकलने के बाद में एक अलग प्रोसीजर है रिहेबिलिटेशन का। जी, इससे जुड़ा कई सवाल हम आपसे करेंगे। डॉक्टर कंवर साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी जिस मकाम पर वैक्सीनेशन के हवाले से हम रुके हुए हैं, क्या आपको लगता है कि जो टारगेट अचीव करने की बात सरकारी सतह पर कही गई थी, उसे हम अचीव कर सकते हैं? दिसंबर तक इसी रफ्तार से चलते रहे तो मुश्किल है। अगर 1 करोड़ वैक्सीन लग रही होती पिछले 2 महीने से लगातार डेली, यानी इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, सितंबर तो अभी आधा ही हुआ है, अगस्त, जुलाई एंड हाफ सितंबर, अगर 1 करोड़ वैक्सीन लग रही होती तो हम तकरीबन 100 करोड़ का टारगेट क्रॉस कर गए होते इस वक्त। अगर हम 100 करोड़ के करीब पहुंच गए होते तो एटलीस्ट कह सकते थे कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज कवर्ड। वो अभी दिसंबर तक तो अभी होने का कोई चांस नहीं लगता। प्रॉबेबली मार्च तक ये टारगेट हम अचीव कर पाएंगे अगर हमारी पॉपुलेशन, जिस तरीके के वेरिएंट से हम डील कर रहे हैं। अब जैसे डेल्टा था या अभी भी डेल्टा कई जगह पे चल रहा है, खैर नॉर्थ इंडिया में नहीं है। सो या थर्ड वेव में अगर कोई नया वेरिएंट आ जाता है या साउथ अफ्रीकन वेरिएंट C1.2 यहाँ पे आ जाता है, या डेल्टा का कोई और नया वेरिएंट बन के आ जाता है जो ज्यादा विरुलेंट है, तो हमारी जो टोटल वैक्सीनेशन है वो 60-65% पे नहीं रुकेगी, फिर वो 80% से ऊपर होनी चाहिए, 85-90% तक वैक्सीनेशन होनी चाहिए अपने आप को प्रोटेक्शन एडिक्वेट देने के लिए। जितनी ज्यादा विरुलेंट स्टेट से आपका पाला पड़ेगा उतना ही ज्यादा आपकी टोटल नंबर कवरेज वैक्सीनेशन की हिंदुस्तान में या दुनिया में ज्यादा होनी चाहिए ताकि हम पेंडेमिक को रोक पाए। जी अहमद साहब, चूंकि हम कोरोना के दौर में जी रहे हैं, ऐसे में आपकी NGO पर भी असर पड़ा होगा। कोरोना के दरमियान आप लोगों की क्या मसरूफियात थी? कोरोना के दरमियान मसरूफियात बहुत सारी थी। जैसे कि जेल के अंदर क्योंकि एक्सेस रुका हुआ था और जेल के अंदर हम जा नहीं पा रहे थे और कोर्ट रूम्स सारे बंद थे, तो हमने कॉर्पोरेट फंडिंग के थ्रू से रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसके अंदर प्रिजनर्स की फैमिली भी थी और नॉर्मल फैमिलीज भी थी। फर्स्ट वेव में हम लोगों ने 13,500 घरों तक पहुंचे विद मंथली रेशन किट, और सेकेंड वेव में 15,500 घरों तक हम पहुंचे वॉलंटियर्स के साथ में, और उनको फुल मंथ का रेशन प्रोवाइड किए विद सिंगल फंडिंग, कॉर्पोरेट फंडिंग। जी अहमद साहब, इन तमाम केसेस में मैं जानना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसा भी केस रहा होगा कि जो बाइज्जत बाद में भरी हुए, जिन्हें आप लोगों ने डील किया और जो इनोसेंट करार दिए गए, ऐसे कितने केसेस आप लोगों के हाथ लगे? ये बहुत मुश्किल है। रीजन ये है कि यहाँ पर अगर कोई केस बने तो बोर्ड पे आने के बाद उसके जजमेंट तक के लिए 10 साल लग जाते हैं, 8 साल 10 साल, और बहुत बड़ा वक्फा भी कभी कभी हो जाता है। तो अभी जो केसेस जिस पर हम काम कर रहे हैं सब फ्रेश केसेस हैं जो बेल पर बाहर तो आ गए हैं, लेकिन उनकी जब तारीख होगी तो वो लोग कोर्ट विजिट करेंगे, तारीख पर जाएंगे। तो इस दरमियान भी आप लीगल एड देते रहते हैं, यानी आपकी NGO देती रहती है? जी, हमारे पास फ्री लीगल एड क्लिनिक चलता है जहाँ पर हम फ्री लीगल एडवाइस करते हैं किसी भी कोई भी केसेस के लिए। ये मंडे टू संडे रहता है? पूरे 7 डेज रहते हैं वीक में, या फिर कुछ स्पेसिफिक? हफ्ते में 2 दिन चलाते हैं लीगल एड क्लिनिक, जहाँ पर लोग अपने मसाइल लेके आते हैं। हमारे लॉयर्स उनको फ्री में लीगल गाइडेंस देते हैं कि अपने केसेस को कैसे हैंडल करें, और उसी में प्रिजनर्स भी आते हैं, जिसका कोई अपडेट होगा तो आके इन्फॉर्मेशन देता है। हम उनको आगे की कार्रवाई के लिए तैयार करते हैं कि कैसे आपको अपने केसेस को आगे बढ़ाना है। जी इसके अलावा अहमद साहब ये बताइएगा कि चूंकि आपने कहा कि लीगल एड देते हैं आप, तो क्या ये लीगल एड सिर्फ मुंबई के लोगों को दिया जाता है या महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला के लोगों को आप लोग ये लीगल एड देते हैं, हेल्प करते हैं? अभी फिलहाल सिर्फ मुंबई में चल रहा है 2 जगहों पर। मुंबई के और नियर बाय डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए आसानी है, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, दूसरे सिटीज में स्टार्ट नहीं किए। हमारा कोशिश है कि हम पैन इन महाराष्ट्र एटलीस्ट हम लोग काम करें इस बारे में, बाकी जेलों में भी,
लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ मुंबई और नियर नजदीक के लोगों के लिए काम चल रहा है। जी, आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर कंवर साहब का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि आपने वैक्सीनेशन के हवाले से कहा कि वो टारगेट अचीव करना जो सरकार की तरफ से किया गया था कि इस टारगेट को हम दिसंबर तक अचीव करेंगे, बतौर डॉक्टर आपको लगता है कि वो अचीव कर सकते हैं मार्च तक? ऐसे में अगर उन्हें जल्दी या फिर इस हवाले से इकदाम उठाने की ज़रूरत है, तो आपको क्या लगता है कि 1 महीने में 15 दिन में इतने वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करना होगा तभी ये अचीव किया जा सकता है? देखिए, सस्पिशन थी कि थर्ड वेव अक्टूबर में आ सकती है। वो कई मैथमेटिकल मॉडल्स अभी भी यही कह रहे हैं कि थर्ड वेव हिंदुस्तान में अक्टूबर में आनी चाहिए। मैं इस चीज से पूरा इत्तेफाक नहीं रखता। उसका रीजन ये है कि मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं वो पहले भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से विफल हुए हैं, और वो उनके ऊपर देख करके भरोसा करना तो सेंसिबल नहीं है। आईआईटी वालों ने जो एक मॉडल बनाया था, वो सेकंड वेव जो हुई थी वो बिल्कुल उससे मेल खा रहा था, तो उनकी प्रेडिक्शंस बड़ी अच्छी निकली थी। तो उनका भी ये कहना है, जो हम सोच रहे हैं, जो मैं पिछले 2 महीने से कम टीवी इंटरव्यूज में कहता आ रहा हूं, कि मेरे ख्याल में थर्ड वेव जब आएगी भी तो वो म्यूटेड होगी, हल्की सी होगी। कुछ रीजंस हैं। ये है कि डेल्टा ने ऑलरेडी, ये जो सेकंड वेव में ऑलरेडी काफी इम्यूनिटी कुछ हद तक कर दी हुई है। अगर आप सीरो पॉजिटिविटी देखें, उसको देखते हुए लगता है कि थोड़ा बहुत सब क्लिनिकल इन्फेक्शन बहुत लोगों को हुआ, जो कि जिनको पता नहीं चला कि मुझे इन्फेक्शन हुआ, या हॉस्पिटल नहीं गए, या उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं कराया, लेकिन इतना इन्फेक्शन कर दिया कि एक जनरल इम्यूनिटी सी डेवलप हो गई। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि अब हमारी वैक्सीनेशन 3 महीने पहले, अब अप्रैल मई की सोचें तो 4 महीने से बहुत फर्क पड़ा। इसलिए थर्ड वेव मैं सोचता कि अनलेस के कोई ऐसा वेरिएंट आ जाए जो बिल्कुल ही इम्यून एवेजिव हो, जिसमें के ना तो पुरानी बीमारी के जो एंटीबॉडीज बने हैं उसको उसकी परवाह करे, या जो वैक्सीनेशन के थ्रू एंटीबॉडी बनती है उसकी परवाह करे। अगर ऐसा नहीं होता तो थर्ड वेव विल बी वेरी म्यूटेड। और अगर म्यूटेड थर्ड वेव है तो तब तो काम चल जाएगा इस वैक्सीनेशन की जो स्पीड चल रही है। लेकिन अगर कोई खराब किस्म का वेरिएंट आया, ये तमाम बारीकियां हैं जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई, डॉक्टर साहब ने। आबिद साहब, आपसे मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी। आपकी एनजीओ, आपने कहा कि कई इलाकों में इस हवाले से काम करने का सोच रही है, तो क्या कुछ इलाकों को आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कि आने वाले दिनों में आप वहां भी पहुंचेंगे, लीगल एड देंगे? हाँ जी, बिल्कुल। हमने जल्दी हम कोशिश रहेगी कि येरवडा मतलब महाराष्ट्र के जो सेंट्रल प्रिजन है, 9 सेंट्रल प्रिजन है महाराष्ट्र के अंदर, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे वहां पर अपना प्रेजेंस लेने की और वहां से काम शुरुआत करने की। और सेम टाइम में जो ऑलरेडी काम चल रहा है उस पर फॉलोअप भी जरूरी है। जो लोग बाहर निकले हैं उनके केसेस सही तरीके से हैंडल। तो उम्मीद है आपकी एनजीओ ऐसे ही काम करती रहे। साथ ही नाज़रीन से ये कहना है कि आप बिल्कुल बेफिक्र मत हो, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। डॉक्टर साहब जो कई सारे साहिबान हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका यही कहना होता है कि कोरोना से ज़रूर डरें, मास्क ज़रूर लगाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग को तो आप फॉलो नहीं कर सकते, लिहाजा कोविड SOPs में जो कुछ खास बातें हैं उसका ज़रूर खास ख्याल रखें। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।